अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक ऐसा क्वेश्चन है जो लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है और इसमें हर एक पॉइंट ओके हो जाता है। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो काम स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट से। कॉन्स्ट्रेंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होता है और एंड पर बिल्कुल जब लास्ट स्टेप होता है ना, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। उससे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस वक्त जब हम लोग ग्राफ वगैरह बना चुके हों, उसके बाद जाके हमें पता चलता है। आई कैप में जब ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है अगर ये फुल क्वेश्चन करें। जिस तरह मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर ये फुल क्वेश्चन करें तो ये बेटा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है हमारे पास। तो आपने अपने पास सबसे पहले ये कॉन्स्ट्रेंट्स लिख लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लिखे कॉन्स्ट्रेंट्स, ये ऊपर रेड कलर में देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ये सोल्यूशन है। तो यहीं से मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये रेड कलर में देखें तो ये सेम वही चारों कॉन्स्ट्रेंट्स लिखे हुए। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें। Yes, sir. आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भूल जाना है कि इसके साथ इनइक्वलिटी है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू। आपने इन सब को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। आपने ऐसे समझना है जैसे ये आपके पास इक्वेशन हो गई। यस सर। Yes, sir. अच्छा, जब इक्वेशंस हो गई हैं तो आपको नहीं लग रहा जैसे ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनसे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर। लीनियर इक्वेशन है ना ये, देखें यस सर। लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए क्या सिंगल पॉइंट से ग्राफ बन जाएगा? जब मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। सर मिनिमम 2 पॉइंट। मिनिमम 2 पॉइंट्स आपके पास हों तब जाके आप ग्राफ बना। बेटा सिंगल पॉइंट, ये देखें आपको लोकेशन मिल गई, आपने कहा कि ये यहाँ पे एक पॉइंट है। अब इसका ग्राफ कहाँ पे बनाऊँ, हमें क्या पता, जब तक कि मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट ना हो। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए ना, अब मुझे पता है कि यार इसका ग्राफ ये वाला इस तरह से बनेगा। ऐसा ही है ना? तो किसी यस सर। यस सर। लाइन से ग्राफ बनाने के लिए उसकी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एट लीस्ट उसके 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए आपको। अच्छा, वो 2 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज फाइंड करें। आप एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज फाइंड करें, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट और वाई एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट फाइंड करें। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें, x को 0 करूं तो क्या y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? पॉइंट। Yes, sir. x को 0 कर दें, और अगर x 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है, ऐसे ही है, और हम उसे यस सर। कहते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखिए, ये मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड किया हुआ है और ये नीचे मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड किया हुआ है। अगर मैं x को 0 कर दूं तो ये सारे का सारा 0 हो गया, यस 3 सर। से 0 मल्टीप्लाई होके सारा 0 हो गया। y की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो क्या आंसर करेगा? सर Y is equal to 6 9. y इज इक्वल टू 9। 18/2। और 18 9. 9। तो x 0 एंड y 9। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes. इस तरह से अब मैंने y को 0 किया। अब जब मैंने y को 0 किया तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चाहिए तो 3 इधर आकर जब डिवाइड हुआ तो क्या आंसर किया x ने? 6. x 6 इक्वल टू 6। तो देखें x 6 और y, 0. तो आपको ये x इंटरसेप्ट मिल गया। यस Yes. सर। Yes, ये sir. 2 पॉइंट्स मिल गए आपको, राइट?
तो आपने बेटा हर कंस्ट्रेंट के साथ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर देना है। और जब आपने उसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब इसको ग्राफ में आके रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये देखें, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन आप सबसे पहले तमाम कॉन्स्टेंट्स के एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने ग्राफ कैसे बनाना है। अब सेकंड इक्वेशन में देखें कि आपको समझ आ रही है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट मैंने कैसे फाइंड किए। Yes, Yes, sir. sir. अब मैंने Yes. में वैल्यूज या सबको 0 10 10 0, ये देखिए x को 0 किया तो y इज इक्वल टू 10, और अगर 10. y को करूँ तो x इज इक्वल टू 10। तो इसलिए जो पॉइंट्स बने हुए हैं 0 10 एंड 10 0 बने हुए हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर। Yes, sir. sir. इनसे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसे है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर चैप्टर 2 आपको याद हो जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ रहे थे, Yes, sir. अब इसके लिए एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। बेटा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन हो, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C. जी, एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन हो, इस किस्म की लाइन, तो इसकी एक्स इज इक्वल टू 4 से मुराद ये है कि आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, और कहाँ पे ड्रा करनी है? जहाँ एक्स एक्सिस पर 4 आ जाए वो वहाँ से कट कर रही हो और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। बात समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. ये बिल्कुल Yes. ऐसे। अगर आप लोग लाइन 3 को देखें, ये देखें, ये मैंने L3 लिखा हुआ है, इससे मेरा लाइन 3। तो ये x के ऊपर देखें कौन सी वैल्यू आ रही है, 2. और 4. ऊपर भी तो 4 ही था ना, तो x की वैल्यू 4 पर पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो वर्टिकल लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हुआ करती है वो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। तो जैसे ही मुझे x इज इक्वल टू 4 मिला, मुझे पता चल गया ये तो वर्टिकल लाइन ही है, इसके लिए मजीद पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो ये कौन सी लाइन होती है? Horizontal. हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन कहाँ पर? जहाँ y की वैल्यू 6. होगी। 6 हो। तो ये देखें ज़रा लाइन 4 को, ये ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रही है, y की वैल्यू 6 के ऊपर ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। क्या आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. चलें, शाबाश। तो बेटा आपने x एंड y इंटरसेप्ट उस वक्त फाइंड करने हैं जब दोनों वेरिएबल्स इक्वेशन में मौजूद हो। लेकिन अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो इससे मुराद वर्टिकल लाइन है, और अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो इससे मुराद Horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन है। शाबाश, क्लियर हो गई बात। अब Yes, आप sir. पॉइंट्स में कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपको, पॉइंट्स में देखें। x ग्राफ बनाने के लिए पता होना चाहिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपको? 10 10. 10। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? 9. 10। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Second. y की मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास 10 ही है, ऐसे ही है। 10. Yes, sir. Yes, sir. अब हम ग्राफ पर आए, हमने x एंड y एक्सिस बनाए, x एंड y एक्सिस, और उनके ऊपर यूनिट्स के हिसाब से मेजरमेंट करते। अब बेटा अगर मेरे पास वैल्यू होती ना सपोज के 100 तक, तो मैं 10 का डिफरेंस रख लेता। अगर वैल्यू 1000 तक होती तो मैं 50 का डिफरेंस रख लेता यूनिट्स के साथ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 तक थी। ग्राफ ना ज़रा बड़ा बड़ा और ख़ूबसूरत करके बनाना है, अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि अगर ग्राफ में हल्की सी भी लाइन इधर उधर हो गई ना, आपके पॉइंट्स ज़ाय हो जाए।
आपको पता नहीं चलेगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। अब देखें, एक्स एक्सिस पर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, वाई एक्सिस पर भी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। अब फर्स्ट इक्वेशन, इसका पहला पॉइंट क्या है, 0 एंड 9। Yes, sir. कहाँ पे आएगा 0 एंड 9? एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? इस पॉइंट की लोकेशन आएगी Y एक्सिस पे। वाई एक्सिस पर। तो ये देखें, ये पॉइंट मौजूद है 0 एंड 9, वो मैंने एक डॉट लगा के आइडेंटिफाई कर दिया। इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट 6 एंड 0, तो वो एक्स एक्सिस पर आएगा। यस सर। ये देखें यहाँ पे मौजूद है, और दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। यस Yes, सर। sir. अब जब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, तो मैंने इसको लाइन 1 कह दिया। आपने भी जैसे ही ग्राफ बनाना है उसके साथ लिख लेना है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, या इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आपको याद रहे कि ये ग्राफ किसका है, क्योंकि अगर आपने सारे ग्राफ बना लिए फिर आप भूल जाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन वाला कौन सा था और सेकंड इक्वेशन वाला कौन सा था। ओके, तो जैसे ही बनाते जाएं उसी टाइम, जैसे मैंने L1 लिख दिया मतलब लाइन 1, तो आपने भी ऐसे ही करना। अब अगर दूसरी इक्वेशन देखें, उसके पॉइंट 0, 10, 10, 0। जी, क्या मैंने ग्राफ ठीक बनाया हुआ है? क्या आप सब लोगों को समझ आ गई ग्राफ की? Yes, Yes, sir. sir. यस लाइन 3 का ग्राफ देखें, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना जैसे मैंने लाइन 3 में बनाया हुआ है। जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, लाइन 4 को देखें, y इज इक्वल टू 6, तो क्या ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ भी क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. क्लियर। Yes, sir. ओके। अच्छा, अब देखें बेटा, ऊपर इन पॉइंट्स की एक स्टोरी खत्म हो चुकी है। इन पॉइंट्स ने सिर्फ मेरी हेल्प करनी थी ग्राफ ड्रॉ करने में, तो वो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद काम स्टार्ट होता है इनइक्वलिटीज के साइन का। किसका? इनइक्वलिटीज। Inequality. Inequality. अब आपके पास जो इनइक्वलिटीज हैं वो सारी की सारी लेस देन इक्वल टू की। कुछ क्वेश्चन Yes, sir. जिनमें से कुछ लेस देन की फॉर्म में होगी, कुछ ग्रेटर देन की फॉर्म में होगी, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें सारी की सारी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होगी। ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्लियर? तो अभी इसको देख लेते हैं। बेटा, इसने आपको बतानी होती है डायरेक्शन। अब आपने इतना याद रखना है कि अगर लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी यूज हो रही है, तो इसका मतलब है टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स Range की द तरफ. Towards the origin. ओरिजिन। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वलिटी यूज हो रही है, तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. जी जी सर। हाँ हाँ बोलो। सर जब 6 और 0 होता है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट होती है और वाई एक्सिस पर 0 यूनिट ना सर। तो जो लाइन 4 आपने ड्रा की है सर, ये तो 6 वाई यूनिट है सर, ये तो गलत नहीं है सर। तो y6 है ना, तो ये देखो, ये y6, y इज इक्वल टू 6, तो y के ऊपर 6 अच्छा है ना। यस इसी तरह जब उसने कहा है ना x इज इक्वल टू 4, तो मैंने x4 को जाके देखना है। यस सर। ओके, ओके अच्छा जी बेटा, अब आपने ना इस पूरे ग्राफ में एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करना है जो तमाम तर कॉन्स्ट्रेंट्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। आपने इस ग्राफ के अंदर, ये जो आपने ग्राफ बनाया है,
इसमें से आपने एक ऐसा कॉमन एरिया आइडेंटिफाई करना है, कॉमन शेडेड एरिया। आप एरिया को अगर शेड करना स्टार्ट करें तो बेटा फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स के लिए लेस देन का साइन, लेस देन का साइन है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। यही वजह है Yes, sir. वन के साथ Yes, sir. देखें तो नीचे को मैंने शेड किया हुआ है, वो हल्के Yes, sir. लाइनें लगी हुई हैं तो वो टूवर्ड्स द ओरिजिन लगी हुई है ना। Yes, sir. इसी तरह Yeah. टू के साथ भी लेस देन का साइन था तो टूवर्ड्स द ओरिजिन लाइन को शेड किया गया है। Yes, sir. ऐसे जी सर। अगर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो बेटा फिर मैं इस एरिया को आइडेंटिफाई करता, इसको शेड करता यूं, फिर मैं इसके लिए ये वाला है, लेकिन जहाँ पर भी लेस देन का साइन था इसलिए इसका जो लोअर पार्ट है वो शेड किया गया। अब इसका मतलब कि भाई इस ग्राफ से नीचे ओरिजिन तक सारा एरिया इसके कंट्रोल में है। वो जैसे बाउंड्री नहीं बना दी जाती कि भाई ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, ये आप लोगों की हदूद है। इसी तरह लाइन 1 ने कहा कि भाई ये हदूद है, आपने इसके अंदर अंदर रहना है ओरिजिन से लेकर इस ग्राफ तक। लाइन 2 ने कहा कि ओरिजिन से लेकर आप इस लाइन तक, लाइन 2 के ग्राफ तक आ सकते हैं। इसी तरह लाइन 3 के लिए टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब लेफ्ट हैंड साइड का शेड कर देना, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा क्योंकि इधर भी लेस देन का साइन था। राइट राइट Yes, sir. और Yes, sir. और के लिए भी लेस देन है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इसको डाउनवर्ड शेड कर देना। ओके Yes, sir. अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो बेटा इसने ये वाला एरिया शेड करवा देना था, और लाइन 3 के साथ ग्रेटर देन का साइन होता तो फिर ये वाला एरिया शेड हो जाता। तो आपने यही देखना है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इतना पता चल गया आप लोगों को शेडिंग का। Yes, sir. Yes, sir. अब आपके पास ना बहुत ज़्यादा एरियाज मौजूद हैं, आप खुद देखें, आपने इसमें से एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें तमाम कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तमाम आपको इजाज़त दे रहे हो, तमाम कॉन्स्टेंट्स फुलफिल हो रही हो। अब जैसे अगर मैं इन एरियाज की बात करूं, ये ऊपर वाले सारे इन तमाम एरियाज की बात करूं, किसी भी, चाहे इसे 1 का नाम दे दें, 2 का नाम, इसको 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें, अगर मैं इन सब की बात करूं तो बेटा लाइन 4 ही इसकी इजाज़त नहीं दे रही। क्या लाइन 4 ने कहा है कि इससे ऊपर जाओ? No, sir. लाइन 4 No, sir. लाइन 4 ने क्या कहा है कि भाई इस लाइन से नीचे रहना है आपने। तो क्या इससे ऊपर वाला एरिया हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? No, sir. No, sir. वो हमारे लिए कॉमन शेडेड एरिया नहीं होगा, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे उस सारे एरिया को। इसी तरह से मुझे बताएं, क्या ये लाइन 3 के इस साइड वाले सारे एरियाज क्या ये सिलेक्ट हो सकते हैं? No, sir. क्यों? Sir. क्योंकि लाइन 3 ने मना Line किया। 3. Line. ऐसे ही है ना, हमने बेटा Yes, sir. एरिया देखने हैं जिसमें सारे एग्री करते हैं, मतलब किसी एरिया में अगर कोई एक भी एग्री नहीं करता होगा ना, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाले सार अब रह गया आपके पास ये वाला एरिया, ये जिसमें मैंने स्टार बनाया, ये वाला एरिया रह गया। Yes, sir. अच्छा, अब इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो लाइन 2 एग्री करती है लाइन 2 एग्री, Yes, sir. लाइन 3 एग्री, Yes, sir. 4 वो भी करती है sir. लेकिन उसके बावजूद सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? Line 1 नहीं करती. Line 1. Line 1. शाबाश। तो कॉमन शेडेड एरिया तो फिर ना हुआ ना, No, sir. हम लोगों ने कॉमन शेडेड एरिया देखना होता है, तो ये कॉमन शेडेड एरिया हमारे पास नहीं हुआ, तो हमने इस वजह से इन सब को शेड नहीं किया हुआ। और ये ज़रा कॉर्नर वाला एरिया देखें और बताएं
लाइन 1 भी यही कह रही थी कि भाई इससे नीचे वाला सारा एरिया। लाइन 2 के लिए भी तो उससे तो नीचे वाला ही है ना। लाइन 3, लाइन 4, क्या सबकी कंडीशन फुलफिल हो गई इस पॉइंट, इस एरिया पर जिसको मैंने शेड किया हुआ है डॉटेड लाइन। यस सर। Yes, sir. तो बेटा इस एरिया को हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजन, कॉमन शेडेड एरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन। फिजिबल। कॉमन शेड। तो बेटा अक्सर आपसे 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कंस्ट्रेंट्स देकर आपसे कहते हैं आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। तो नीचे ऑप्शंस में उसने कभी इसको फिजिबल, इसको एक ऑप्शन में शेड कर देगा, एक ऑप्शन में इसको शेड कर देगा, एक में यही रीजन शेडेड होगा, दूसरे में ये वाला एरिया शेड कर देगा। इस तरह से आपसे पूछेगा कौन सा फिजिबल रीजन है, तो आपने वो इनइक्वलिटीज़ को देखकर बताना होगा कि कौन सा हमारे पास फिजिबल रीजन बन रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई मसला है? नो सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। No, sir. लेंथी होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, मतलब अगर कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो थोड़ा सा बस लेंथी होता है, मुश्किल नहीं होता। ओके सर ये जो बोलो। सर अगर ये लाइन ओरिजिन की तरफ ना हो, बाहर की तरफ हो, तो फिर कौन सा एरिया इसका होगा? हाँ, अगर अगर सिर्फ और सिर्फ कह देता ना लाइन 1 के साथ ग्रेटर देन का साइन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेटा लाइन 1 के साथ कह देता ना ग्रेटर देन का साइन, तो फिर ये वाला एरिया बन जाता, ये फिजिबल रीजन बन जाता। अगर बाकी सबके साथ लेस देन का साइन होता और लाइन 1 के साथ ग्रेटर देन का साइन होता, तो फिर इस एरिया ने बन जाता। यस ओके यस बाकी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि मिड का कोई एरिया बन रहा होगा, कोई ऊपर का एरिया फिजिबल बन रहा होगा, तो वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक यही एरिया है। क्लियर? यस सर। यस जब आप फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद काम होता है फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड। Corner points. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब देखें, ये भी फिजिबल रीजन का पॉइंट है, ये भी फिजिबल रीजन का पॉइंट है, लेकिन आपने इनको नहीं आइडेंटिफाई करना। आपने कौन से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है? कॉर्नर पॉइंट्स। Corner points. कॉर्नर पॉइंट से मुराद है जहां पर फिजिबल रीजन टर्न ले रहा हो, चाहे वो हल्का सा ही टर्न क्यों ना हो, तो आपने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेना। अब जैसे पॉइंट ए को मैंने आइडेंटिफाई किया, तो ये कॉर्नर बन रहा है ना। यस सर। पॉइंट बी को देखें, ये भी तो कॉर्नर बन रहा है क्योंकि यहाँ से बेंड हो रहा है। यस सर। फिर पॉइंट बी को देखें, कॉर्नर पॉइंट बन गया। Yes, sir. पॉइंट डी, ये भी Yes, कॉर्नर sir. पॉइंट है, और ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन आपने सॉल्यूशन में इसको नहीं लेकर आना। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मुराद 0 0, और यहाँ पर लाजमी बात है अगर कॉस्ट फंक्शन हो तो वो तो कॉस्ट फंक्शन तो इसी पे ही सबसे मिनिमम होगा ना, कि हम किसी से कहीं यार जब कुछ परचेज ही नहीं करोगे तो तुम्हारी कॉस्ट भी नहीं आएगी। मतलब आप उसे ये कह रहे हो कि भाई सुकून से घर में बैठो, बिजनेस ही ना करो। आप क्या किसी को ये मशवरा दोगे कि भाई नो अगर सर। नहीं करोगे तो रिस्क भी नहीं लोगे, तो फिर मजे करो, सुकून से जाके सो जाओ, तो ऐसा तो नहीं कहोगे ना। नो सर। तो इस वजह से पॉइंट ऑफ ओरिजिन को सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाना, इसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स को बना दो। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे ना कि फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कितने होते हैं, तो बेटा अनडिफाइंड, कुछ नहीं पता होता कि कितने इसके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके मतलब ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, किसी में 2 बर्थडे होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, तो हमें नहीं पता होता, तो हम अनडिफाइंड कर देते। क्लियर है बात? यस सर। आपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पॉइंट्स की लोकेशन का पता चल गया आप लोगों को।
Yes, sir. Yes. अब आपने इन पॉइंट्स की वैल्यूज देखनी है कि भाई इन पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है। अब जैसे पॉइंट ए, आप इसे क्या वैल्यू करोगे? अगर आपने इस पॉइंट को कंप्लीट लिखना है तो इस पॉइंट में एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू? 0 0 6 0 6 पता चल रहा है आपको पॉइंट ए का? तो ये देखिए हमने 0 6 लिख दिया है, किसी को कोई एतराज तो नहीं ना? No, sir. अच्छा, इसी तरह पॉइंट डी को बताएं, जल्दी करें बेटा, पॉइंट डी का बताएं। 4 4 0, ये देखें ये लिखा हुआ है। हो गया क्लियर? yes sir Yes. बेटा ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं सबको? यस Yes, सर। अच्छा, अब चलते हैं बी और सी की तरफ। तो पहले बी की तरफ, तो बेटा बी आप देखें कि 2 स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। Am I right? Point Yes. B, Yes, sir. point B is the point of intersection of line 1 and line 4. अब देखिए मैंने नंबरिंग की हुई थी तो मुझे पता चल गया है ना कि यार ये कौन Yes. सी लाइंस हैं। लाइन 1 Yes. और लाइन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना? Yes, sir. अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि लाइन 1 कौन सी है, ये देखें, ये लाइन 1 और लाइन 4 आपको पता चल गई? Yes, sir. Yes, sir. बेटा लाइन और y की वैल्यू तो कंफर्म हुई पड़ी है ना कि y की वैल्यू 6 ही है। किसी को कोई शक y की वैल्यू में? No, sir. y की वैल्यू तो कंफर्म है ना। पॉइंट b पर y की वैल्यू 6 है। हमने देखना है कि x की क्या वैल्यू है। तो बेटा यहाँ से ये y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो जरा जल्दी से x की वैल्यू फाइंड करना, शाबाश जल्दी करें। x की वैल्यू क्या आ रही है? 2. 2। पॉइंट क्या बन जाएगा फिर? पॉइंट बी क्या बन जाएगा? 2 and 6 2 and 6 ऐसे 2 ही। and 6. तो ये देखें पॉइंट बी 2 and 6 सबको क्लियर हो गया। Yes, sir. अब पॉइंट सी को देखें। अब आप मुझे बताएं पॉइंट सी क्या समझ आ रही है आपको? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ line 1 and line 3. लाइन 1 एंड लाइन 3। शाबाश। तो बेटा आप गए, आपने लाइन 1 एंड लाइन 3 को सिलेक्ट किया। तो लाइन 3 ने कह दिया भाई कंफर्म x तो 4 है। और क्या आप कुछ लगे इस बात में? क्या x 4 ही है ना? Yes, Yes, sir. अच्छा, x की वैल्यू 4 कंफर्म हो गई। अब इस x इज इक्वल टू 4 को पुट करोगे इधर तो y की वैल्यू बताओ। 3. हाँ जी, y इज इक्वल टू 3. 3 पॉइंट क्या बन जाएगा? 4 and 3 4 and 3. तो ये देखिए तो बेटा आप कॉर्नर को सबसे पहले फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई किया, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स को वैल्यूज कर दी। तो क्या आप लोग वैल्यूज कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग वैल्यूज कर लेंगे? Yes, sir. कॉर्नर पॉइंट्स को वैल्यूज कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। उसके बाद काम स्टार्ट होता है किसका? Objective function. ऑब्जेक्ट का। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही नहीं था? Yes, sir. Yes. बेटा हर पॉइंट में x और y की वैल्यूज आपके पास गिवन हैं। हर पॉइंट में yes sir y, ये X x and और Y y की वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 0 तो 3 इंटू 0 प्लस 5, y की वैल्यू 6 है तो 5 इंटू 6, तो टोटल कर लो कितना बनता है? 30।
ओके, सिर्फ अब वैल्यूज पुट करते जाना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स और वाई की, और टोटल फाइंड करते जाना है। सर अब बी सी डी के लिए टोटल फाइंड करके देखो मैंने ठीक लिखे हुए हैं। शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी करें। Yes, sir. Yes, sir. ये तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. आप बताएं बेटा, ऑब्जेक्टिव यस सर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? 3x plus नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव Maximum profit. था या Maximum profit. maximization था? Maximization. maximization. तो बेटा आप देखें इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 36. Point B की. तो ये हमारा आंसर हो गया है। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आपने 36 बताना है, और अगर Yes, मैक्सिमम sir. वैल्यू पर नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे तो फिर आपने क्या बताना है? B. Point B. 26. 2 and 6. Is equal to 2 and y is equal to 6. अब देखिए बेटा, और भी बहुत से ऑप्शन बन रहे थे लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जब ऑप्शन ए में आपसे कह रहे हो कि यार एक्स का कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करो, 6 के 6 वाई के यूनिट प्रोड्यूस करो, तो भी वो लिमिटेड रिसोर्सेज में मौजूद है। इसी तरह सी में आप उसे कह रहे हो कि एक्स के 4 यूनिट्स बना लो और वाई के 3 यूनिट्स बना लो, फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज में है, वो बना सकते हैं। डी में आप उसे कह रहे हैं कि यार आप ना सिर्फ एक्स के 4 यूनिट्स बनाओ, वाई को रहने दो। लेकिन उस बिजनेसमैन ने क्या देखना है कि भाई बना तो मैं सारे सकता हूँ, मुझे ये बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितने पर है। अब देखिए अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज में सिर्फ 4 एक्स के यूनिट्स बना ले तो उसे तो सिर्फ 12 का प्रॉफिट होगा। Yes, sir. क्या उसने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज किया? No. No, sir. नहीं किया बेस्ट, क्योंकि भाई उसी से 36 का प्रॉफिट आ रहा था, उसने 12 का प्रॉफिट किया, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन तो ना हुई ना। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगी कि भाई आप x के 2 यूनिट्स और y के 6 यूनिट्स बनाओ, तब आप रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर रहे होंगे और आपका प्रॉफिट मैक्सिमम। क्लियर Yes, sir. बेटा? ये Sir. है हमारे Yes, sir. पास Yes. लीनियर प्रोग्रामिंग का एक फुल फ्लैट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। सर ये आपके सामने। सर जी बेटा पूछें। सर वो अगर हमारे पास ऐसा हो कि जैसे ये बी आया ना 2 और 6, ऐसे सी भी सेम आए, मतलब सी या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में अगर हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर वहां पर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? अच्छा बेटा, बी और सी तो कभी सेम हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों मतलब कोई एक में से। सुने सुने, दोनों के दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो जब इनकी लोकेशन चेंज है तो इनकी वैल्यूज भी चेंज है। हाँ, ये हो सकता है कि बी ऑप्शन पे भी 36 का प्रॉफिट है और सी पर भी 36 का प्रॉफिट आ जाए, ये हो सकता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकिन प्रॉफिट सेम सेम। तो बेटा हम उसे दोनों ऑप्शन दे देंगे कि भाई आप बी वाला ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हो और आप सी वाला ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों पे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो फिर वो दोनों ही सोल्यूशन बनते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ जी जी सर। पॉइंट चेंज होते हैं, लेकिन ये अक्सर हो जाता है कि प्रॉफिट सेम सेम आ जाते हैं और दोनों ही मैक्सिमम होते हैं, या कॉस्ट दोनों की मिनिमम सेम सेम आ जाए, तो फिर वो दोनों हमारे ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है, अदरवाइज सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट ही आ रहे होते हैं। क्लियर? ओके बच्चों। यस सर। सर एक क्वेश्चन था मैं। हाँ जी बोलें। सर अगर क्वेश्चन में ये ग्राफ की पिक्चर दे दी जाए और कहा जाए कि अब इसके यानी कि ये पॉइंट्स बताएं कॉर्नर, तो आप बता सकते हैं सर? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और नौमान जब हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे ना, तो उसमें उन्होंने ग्राफ की पिक्चर्स दी हुई हैं, तो वहाँ से मैं आपको समझा दूँगा। ओके सर। हाँ, वो ग्राफ वगैरह की बातें मैं वहाँ पे जब सेल्फ टेस्ट करेंगे तब मैं आपको समझा दूँगा। तो ये ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है।
तो ये आपने घर पे ट्राई कर लेने हैं। कल भी मैं इनके साथ डिस्कशन करके फिर मैं आगे चलूँगा ये वाले क्वेश्चन समझाने की तरफ, लेकिन बेटा ये होमवर्क में आप लोगों ने ज़रूर करना। ओके जी सर, इंशाल्लाह। ओके,